प्यारे बच्चों, 3 वर्ग में अभी तक हमने पढ़ा है कि 11वीं सदी में आए कृषि बदलावों के कारण कैसे चौथे वर्ग का उदय हुआ और आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, आर्थिक विकास हुआ। लेकिन 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप का यह आर्थिक विकास धीमा पड़ने लगा। आइए इस संकट को जानते हैं, इसके कारण पढ़ते हैं। इस संकट का प्रमुख कारण जलवायु में परिवर्तन था। जैसा कि हमने पढ़ा है, 11वीं सदी में जब तापमान बढ़ने लगा तो कृषि अवधि और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लेकिन 14वीं सदी में एक बार फिर से ग्रीष्म ऋतु का स्थान तेज शीत ऋतु ने ले लिया, जिसकी वजह से कृषि अवधि कम हुई और ऊंची भूमि पर फसल उगाना मुश्किल हो गया और उत्पादन में भारी गिरावट आई। इसी के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं ने फार्म प्रतिष्ठानों को तहस नहस कर दिया, जिससे व्यापार को नुकसान हुआ और सरकार को करों से मिलने वाली आय कम हो गई। बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि 3 खेती वाली व्यवस्था यूरोप में अपनाई गई थी और पैदावार बढ़ाने के लिए गहन जुताई की जाने लगी, जिससे समय के साथ साथ भूमि की उर्वरता या उपजाऊ शक्ति कम हो गई। चरागाहें कम हुई क्योंकि इन्हें कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया था, जिसकी वजह से क्योंकि चरागाहें कम हुई है तो पशुओं की संख्या में कमी आई। बच्चों, कल हमने देखा कि 11वीं सदी में आए प्रौद्योगिकीय बदलावों से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी और कृषि उत्पादन उनका भरण पोषण करने में भी सक्षम था। लेकिन इस संकट के दौर में, यानी 14वीं सदी के इस संकट के दौर में, जब कृषि पैदावार नहीं बढ़ रही थी तो संसाधन कम पड़ गए और ऐसा समय आया कि 1315 से 17 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी आई। ऑस्ट्रिया और सर्बिया यूरोपीय देश हैं बच्चों, मानचित्र पर आप इन्हें देखिए। बच्चों, इतिहास को समझने के लिए मानचित्र की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जिक्र आया है तो आपको यूरोप के मानचित्र पर इन देशों को साथ ही देख लेना है, फिर ये हमेशा आपको याद रहेंगे। तो हम धातु और मुख्य रूप से चांदी की कमी पड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में चांदी की खानें थी, लेकिन इस संकट के दौर में एक और संकट भी आन पड़ा कि चांदी की कमी हुई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसी के साथ ब्यूबेनिक नामक प्लेग फैला बच्चों। कारण क्या था, आइए जानते हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और दूसरे देशों से यूरोपीय तटों पर आने वाले जहाजों के साथ चूहे भी आए, जिससे यूरोप में ब्यूबेनिक प्लेग फैला 1347 से 50 के बीच बच्चों। और इस महामारी ने यूरोप की कुल जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा आबादी का निगल लिया था। तो संकट के इस दौर में हमने देखा कि खेती भी खत्म हुई, पशु भी धीरे धीरे कम होने लगे और प्लेग ने तो मानव संसाधन ही कम कर दिया। 14वीं सदी के इस संकट में आर्थिक मंदी आई बच्चों। आर्थिक मंदी का अर्थ होता है बच्चों कि जब बाजार सामान से अटा पड़ा हो लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति ना हो, इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। और आर्थिक मंदी जब हम यूरोप में पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि अकाल और महामारी के कारण मजदूरों की संख्या में भी भारी कमी आई, जिससे कृषि और कृषि उत्पादन के बीच असंतुलन पैदा हुआ, जिससे मांग की कमी के कारण कृषि उत्पादन मूल्य गिर गया। बच्चों,
कृषि और कृषि उत्पादन के बीच जो असंतुलन पैदा हुआ है उसका कारण यही है कि एक तो कृषि उत्पादन हो नहीं रहा है। अभी हमने पढ़ा कि कृषि अवधि छोटी हो गई है, ठंड बढ़ गई है और कृषि उत्पादन जितना भी है उसका मूल्य गिर गया है और मजदूरी भी लगभग 3 से 3.5 गुना तक मजदूरी दर बढ़ गई थी। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि आर्थिक मंदी के हालात 14वीं सदी में यूरोप में क्यों पैदा हुए। तो मुख्य कारण क्या है? कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आना और मजदूरी की दरों में 3 से 3.5 गुना वृद्धि होना। आर्थिक मंदी ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का रास्ता भी तैयार किया। कैसे किया? आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि मजदूरी दर बढ़ी और कृषि उत्पादन मूल्यों में कमी आई, जिसके चलते अभिजात वर्ग की आमदनी घटी। अभिजात वर्ग आपको याद ही होगा। आमदनी क्यों घटी है? क्योंकि कृषि संसाधन कम हो गए हैं, कृषि उत्पादन कम हो गया है और उसका मूल्य भी कम हो गया है। तो आमदनी घटने के कारण अभिजात वर्ग ने जो पुरानी व्यवस्था थी उसे ही लागू करने का सोचा। आपको ध्यान होगा कि सामंतों का और कृषकों का संबंध कैसा था कि कृषक सामंतों के अधीन थे और कृषकों को सामंतों के प्रति निष्ठावान रहना पड़ता था। कृषक अपनी व्यक्तिगत सेवाएं सामंतों को देते थे, लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी में बदलावों के कारण किसानों ने इस आर्थिक लेन देन में मुद्रा को यानी अपनी सेवाएं देने की बजाय लॉर्ड को मुद्रा में भुगतान करने लगे। लेकिन क्योंकि अब आर्थिक संकट था और अभिजात वर्ग की आमदनी थी नहीं, तो अभिजात वर्ग ने कृषक वर्ग से धन संबंधित अनुबंध तोड़ दिए और उन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था, अभी हमने पढ़ा कि किसानों से सेवाएं लेने की इच्छा जताई अभिजात वर्ग ने, तो पुरानी सामंती व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। देखिए बच्चों, जैसा सामंत चाहते थे वैसा नहीं हुआ। हालांकि कृषक विरोध हुआ और यह हिंसक विरोधों में तब्दील भी हुआ। विरोध कृषक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृषक सामंती समाज की उसी पुरानी व्यवस्था में लौटना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने हिंसक विरोध भी किए। लेकिन लॉर्ड ने उनका दमन किया और वो सफल भी हुए। पर जिस तरह का समाज अब बन चुका था, कृषक लोग अब पुरानी सामंती व्यवस्था में जीना नहीं चाहते थे। आर्थिक मंदी पढ़ी हमने, तो आर्थिक परिवर्तनों और सामाजिक परिवर्तनों ने एक और परिवर्तन यूरोप में लाने की कोशिश की बच्चों, और वह था राजनीतिक परिवर्तन। अब राजनीतिक परिवर्तन में क्या हुआ कि जैसी व्यवस्था चल रही थी, किस तरह की कि अभिजात वर्ग की आय घट रही थी, कृषक विरोध कर रहे थे, कृषि उत्पादन मूल्य कम हो रहे थे, तो इस वजह से शासकों को अपना नियंत्रण बढ़ाने का मौका मिला और शासकों ने राजस्व को बढ़ाने के लिए करों को बढ़ाया, जिससे वे एक शक्तिशाली सेना तैयार करने के लिए कामयाब हुए। इससे उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा भी की और सीमाओं का विस्तार भी किया। लेकिन बच्चों, अभिजात वर्ग जो सदियों से अपने आप को एक शक्तिशाली वर्ग मान रहा था और था भी बच्चों, हमने देखा है अभिजात वर्ग की शक्तियां पड़ी हैं कि वे अपनी मुद्राएं चलाते थे, अपना न्यायालय लगाते थे और कृषक उनके अधीन थे। तो अब इतनी सत्ता को अपने साथ समाहित करने वाले अभिजात वर्ग को शासक वर्ग का यह फैसला अब मंजूर नहीं था। कौन सा फैसला? कि शासक अब शक्तिशाली हो रहे थे और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। अभिजात वर्ग ने विरोध किया, लेकिन
राजाओं ने अपनी शक्तिशाली सेनाओं द्वारा इनका दमन कर दिया। अब धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा और इतिहासकारों ने इन्हें नए शासक का नाम दिया। याद रखना है बच्चों कि अभिजात वर्ग को दरकिनार करते हुए शासक अब शक्तिशाली बने और इन्हें नए शासक कहा गया। राजतंत्र की स्थापना हुई। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिस शासन व्यवस्था में राजा के पास सर्वोच्च शक्ति हो। अब राजतंत्र के चलते अभिजात वर्ग ने विद्रोह करना छोड़ दिया और उनकी समझ में यह आ गया था कि विद्रोह से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक चतुराई पूर्ण फैसला लिया और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजभक्ति का सहारा लिया। राजभक्ति क्या होती है? कि राजा के प्रति समर्पित होना। पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया और राजा को ही अपना सर्वोपरि शासक मान लिया। इस व्यवस्था में जब अभिजात वर्ग ने विरोध करना छोड़ दिया तो अभिजात वर्ग को अब प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान मिला। स्थायी का मतलब है बच्चों, जब तक वे जीवित हैं उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और राज्य व्यवस्था में अब अभिजात वर्ग के साथ साथ जो सामंती व्यवस्था थी, अब राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों को भी स्थान दिया गया, जिसमें व्यापारी और साहूकार मुख्य रूप से शामिल थे। व्यापारी और साहूकारों को प्रशासनिक सेवाओं में लेने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? धन। देखिए बच्चों, राजतंत्र ने उन लोगों का समर्थन चाहा जिनके पास धन था, और धन किसके पास है? व्यापारी और साहूकार वर्ग के पास। ये चौथा वर्ग था, आपको ध्यान भी होगा। लेकिन अब यह वर्ग प्रशासनिक सेवाओं में स्थान पाने लगा और धीरे धीरे दरबार में साहूकार और व्यापारी लोग प्रवेश कर गए। देखिए बच्चों, हमने 3 वर्ग वाली सामंती व्यवस्था पढ़ी है और अब इसका अंत क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था का स्थान राजतंत्र ने ले लिया। राजतंत्र का अर्थ मैंने आपको बताया है। आज हमने 14वीं सदी का यूरोपीय संकट पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कृषि व्यवस्था नष्ट हुई, व्यापारिक गतिविधियां कम हुई, आर्थिक मंदी आई, अभिजात वर्ग की शक्तियां कम हुई, शासक शक्तिशाली हुए, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और 3 वर्गीय वाली सामंती व्यवस्था का स्थान निरंकुश राजतंत्र ने ले लिया। तो इन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छे से पढ़िए बच्चों, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।